नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। ऋषिकेश से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। ऋषिकेश की अंकिता हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर इस बीच आपको दे दें। बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर। अंकिता के हत्यारों को 14 दिन की पुलिस रिमांड। अंकिता के हत्यारों को 14 दिन की पुलिस रिमांड। बड़ा अपडेट आपको। अंकिता हत्याकांड मामले में पटवारी पर भी गाज गिरी है। पटवारी निलंबित हुआ है। ऋषिकेश का अंकिता हत्याकांड मामला जिसमें अपराधियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अभी तक अंकिता भंडारी के शव का पता नहीं चला है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से पूरे प्रदेश में नाराजगी है। अंकिता के हत्यारों पर सीएम धामी का चला बुलडोजर। देर रात आरोपी की रिजॉर्ट पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को लोगों ने पीटा भी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा आदेश। बुलडोजर का एक्शन यहां पर भी लागू। उत्तराखंड के सभी रिजॉर्ट्स की जांच के आदेश जारी हुए हैं। देखिए, इस पूरे मामले में कई एंगल्स अभी तक निकलकर सामने आ रहे हैं। अवैध रिजॉर्ट पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी का यह बड़ा आदेश। उत्तराखंड के सभी रिजॉर्ट की जांच के आदेश जारी। सीएम ने सभी जिलों के डीएम को जांच के आदेश दिए हैं। 5 दिन से लापता रिजॉर्ट रिसेप्शनिस्ट की हत्या। पूर्व राज्य मंत्री के बेटे समेत 3 गिरफ्तार भी हुए हैं। लापता युवती अंकिता भंडारी की हत्या के आरोप में पुलिस ने पूर्व राज्य मंत्री के बेटे सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। और ये बुलडोजर की कार्रवाई आप देख सकते हैं। देर रात ही बुलडोजर वाला एक्शन यहां पर भी लिया गया। आप देख सकते हैं रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला है। देर रात की तस्वीरें हैं। पुलिस की पूछताछ में तक 3 आरोपियों ने विवाद के बाद अंकिता को चीला शक्ति नहर में धक्का देने की बात को कबूला है। नहर में पानी बढ़ने के चलते एसडीआरएफ को युवती का कुछ पता नहीं चल पाया। इससे पहले आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए युवती के रिजॉर्ट से लापता होने की बात कहते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और सुदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुदीप, अब तक शव लापता है, लेकिन इस बीच पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर बुलडोजर वाला एक्शन। सुदीप, बेटी के हत्यारों को अभी तक की सबसे बड़ी सजा देने की कोशिश की है जी। कल उन्होंने देर रात पुलिस को भी निर्देश दिए हैं कि आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया जाएगा और जल्द से जल्द मामले में चार्जशीट दाखिल होगी और आरोपियों को सख्त सजा मिले, ये पुलिस सुनिश्चित करेगी। देखिए, उत्तराखंड में इस घटना के बाद बहुत आक्रोश है और एक व्यवहारिक दिक्कत ये भी है कि पहाड़ में कुछ स्थानों पर जहाँ थाने पुलिस चौकी नहीं है वहाँ रेवेन्यू पुलिस यानी पटवारी व्यवस्था जिसे हम कहते हैं वो काम करती है। ना इनके पास तकनीकी ज्ञान है, ना साधन संसाधन। शुरुआती मामले में रेवेन्यू पुलिस ने इस मामले को हल्के में लिया और कहीं ना कहीं जबकि सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स व अखबारों में मामला सुर्खियों में था, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं डीएम भी लापरवाह बने रहे। पर जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आया, उन्होंने तत्काल डीजीपी को आदेश दिया कि मुकदमा थाना पुलिस दर्ज करे। मुकदमा थाना पुलिस के दर्ज लक्ष्मण झूला पुलिस ने जैसे ही थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, इसके बाद जब सख्ती हुई तो पुलकित आर्य जो पूर्व दर्जाधारी त्रिवेंद्र सरकार में जो दर्जाधारी है आर्य, इनके बेटे को अरेस्ट किया और इनके 2 सहयोगियों को। अंकिता पर दबाव बनाया जाता था कि वो होटल में आने वाले मेहमानों को एक्स्ट्रा सर्विस दे और दूसरे तरीके के उनके दबाव माने। जब अंकिता रोने लगी तो तीनों आरोपी बगल में स्थित नहर के निकट उसे ले गए और डैम से झगड़े के बाद धक्का दे दिया और पुलिस को झूठ बोलने लगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल इतना खफा हुए कि उन्होंने कल ही डीजीपी को 12 बजे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने, इसके बाद मुख्यमंत्री ने तलब किया और ये सुनिश्चित किया कि कोई भी छूटेगा नहीं और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देर शाम मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और जिले के अन्य अफसरों को आदेश दिए कि इस रिजॉर्ट में जो शिकायतें हैं तो जांच की जाए। कुछ अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। चूंकि जनता के आक्रोश और दूसरी सभी चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक संदेश देते हुए पहाड़ की बेटी के हत्यारों का रिजॉर्ट ढा दिया है। 2 बुलडोजर रात 1 बजे गरजने शुरू हुए और इस अयासी के अड्डे का जो नामो निशान था वो मुख्यमंत्री धामी ने मिटा दिया है। अच्छा, इस पूरे मामले में आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
अभी तक और क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं इस पूरे प्रकरण में सुदीप? जी देखिए, एक न्यायिक व्यवस्था है। जब कोई अरेस्ट होता है तो उसे कस्टडी रिमांड में लिया जाता है। तीनों आरोपियों को जेल भेजा गया है। पुलिस अब इस बात की भी जानकारी जुटा रही है कि क्या पूर्व में भी इनकी कोई शिकायतें तो नहीं रही। हालांकि पुलकित आर्य बहुत आपराधिक व्यक्ति है, बहुत आपराधिक तत्व किस्म का लड़का है। एक जानकारी ये भी आई है कि ये दर्जाधारी नेताजी का जो बेटा है, ये लॉकडाउन में चरस अफीम लेने कहीं पहाड़ में गया था, वहां भी पिट के आया था, और हरिद्वार में भी ये समय समय पर अपनी हरकतों के कारण पिटता रहा है। दूसरी जानकारी पुलिस सूत्र ये बताते हैं कि रिजॉर्ट में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, ना तो उनका डीवीआर था, ना वो रिकॉर्डिंग करते थे, सिर्फ दिखावे के लिए लगाए गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास ये सारी जानकारियां पहुंच चुकी हैं और लिहाजा उन्होंने कल सभी जिलाधिकारियों को देर रात ये आदेश दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में बने प्रत्येक होटल, रिजॉर्ट इत्यादि की जांच कराएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने मानक होने चाहिए वो होटल, रिजॉर्ट आज में पूरे हो रहे हैं या नहीं। यदि ऐसे किसी होटल में मानक पूरे नहीं मिलेंगे तो उसको सीज करने, ध्वस्त करने की कार्रवाई तत्काल अमल में लाई जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड में पर्यटन प्रदेश है और बहुत तेजी से होटल, रिजॉर्ट इत्यादि बन रहे हैं। पर शिकायतें मुख्यमंत्री को ये भी मिल रही हैं कि कई स्थानों पर मानकों का पालन नहीं हो रहा। चलिए ठीक है सुदीप, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, पहाड़ की बेटी के साथ हुए इस अपराध पर लगातार पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में हैं और कल देर रात 1 बजे ही रिजॉर्ट पर दो बुलडोजर गरजे हैं और रिजॉर्ट को ध्वस्त किया गया। खबर आगे लखनऊ से है। राज्य स्तरीय गौ आधारित प्राकृतिक खेती कार्यशाला आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यशाला में शामिल होंगे। 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुरू होगी कार्यशाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यशाला में शामिल होंगे। 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह कार्यशाला शुरू होगी। राज्य स्तरीय यह कार्यशाला रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदा खुद इस कार्यशाला में शामिल होंगे। 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुरू होगी यह कार्यशाला। राज्य स्तरीय गौ आधारित प्राकृतिक खेती कार्यशाला आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यशाला में शामिल होंगे। राज्य स्तरीय गौ आधारित प्राकृतिक खेती कार्यशाला दरअसल आज आयोजित हो रही है, जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह कार्यशाला शुरू होगी। राज्य स्तरीय गौ आधारित प्राकृतिक खेती कार्यशाला आज। नीलेश चौहान जुड़ रहे हैं हमारे साथ इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। आप क्या कार्यशाला में विशेष तौर पर खास रहने वाला है नीलेश? बिल्कुल, अगर हम कार्यशाला की बात करें तो समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया है कि राज्यों को गौ आधारित प्राकृतिक जो खेती होती है वो करना चाहिए। आज की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय गौ आधारित जो प्राकृतिक कार्यशाला है उसमें वो सम्मिलित होंगे और किसानों को एक संदेश देने का काम करेंगे कि अगर हम प्राकृतिक खेती की ओर जाते हैं और गौ आधारित जो प्राकृतिक खेती होती है, जो गाय के गोबर से खेती की जा सकती है, अगर उसको हम अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो सब्जियां होंगी, फल होंगे, उनको हम और ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं, विषमुक्त बना सकते हैं और जो है ज्यादा बेहतर स्वाद वाला बना सकते हैं, जिसमें लागत भी कम लगती है और किसानों की आय दोगुनी हो सकती है। उसी चीज को लेकर इस कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से तमाम किसान सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे और इस कार्यशाला में सम्मिलित होंगे और साथ ही साथ एक संदेश देने का काम करेंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा प्रकृति के प्रेमी दिखाई देते हैं। चाहे वो गोरखपुर जाते हैं तो गायों के प्रति उनका प्रेम रहा हो, खेतों में उनका प्रेम रहा हो। तो इस आधार को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये कार्यशाला अगर आज आयोजित की जा रही है तो उसमें उत्तर प्रदेश के जब किसान सम्मिलित होंगे तो एक जो है संदेश देने का काम किया जाएगा कि अगर हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर भी पड़ता है, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि तमाम हाइब्रिड सब्जियां आ गई हैं, हाइब्रिड सब्जियां लोग खा रहे हैं, ऐसे में लोगों को बीमारियां ज्यादा होती हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम प्राकृतिक खेती की ओर जाते हैं और गौ आधारित वो खेती होती है तो कहीं ना कहीं
जो हाइब्रिड सब्जियों से हम बचेंगे, साथ ही साथ हमको मतलब स्वस्थ सब्जियां केमिकल मिलेंगी फ्री जो इंसान के जो जीवन में। उत्पादन है वो केमिकल फ्री हो, ताकि जो रोग आजकल बढ़ते जा रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग पाए। इसलिए हमारे जो पिछला कल्चर है, हम अपने पुराने कल्चर की तरफ फिर से आगे बढ़ें ताकि सभी स्वस्थ रह पाएं। उस दिशा में बढ़ने के लिए ये कार्यशाला है। देखिए बिल्कुल केमिकल फ्री हो। दूसरी बात, जिस तरीके से हमारे पूर्वज खेती करते चले आए हैं उस फार्मूले को फिर से अपनाया जाए ताकि दोगुनी आय हो, और जो हम तमाम तरीके के केमिकल यूज करते हैं, चाहे वो यूरिया हो, डीएपी हो, पोटास हो, इस तरीके की खाद्य सामग्री को यूज करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज यूरिया, डीएपी और पोटास की जगह वो गोबर की खाद का इस्तेमाल करते थे, जिससे जो खेती थी वो ज़्यादा फलदायी होती थी, ज़्यादा बेहतर होती थी और ज़्यादा मुनाफे वाली होती थी। लेकिन आज के समय में व्यवस्थाएं बदल गई हैं, लोग जल्दी सब्जी को उगाना चाहते हैं, इसलिए तमाम तरीके के केमिकल उसमें डाले जाते हैं। उसी चीज़ को लेकर इस कार्यशाला का आयोजन है, जिसमें ये समझाने का प्रयास तमाम एक्सपर्ट जो वहाँ मौजूद रहेंगे उनकी तरफ से किया जाएगा किसानों को कि गौ आधारित जो खेती होगी उसको कैसे करना है और उसकी व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त करना है। उन तमाम चीज़ों को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्मिलित होंगे। चलो ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास नीलेश बाकी और खबरों पर अपडेट के लिए। तो देखिए नीलेश हमें ज्यादा जानकारी दे रहे थे आज की जो कार्यशाला है उसको लेकर। और वहीं आज सीएम योगी का प्रयागराज और मिर्जापुर दौरा है। विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नवरात्रि से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। अधिकारियों के साथ सीएम योगी बैठक करेंगे। 4:15 बजे प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से प्रीतम नगर स्थित दुर्गा पूजा पार्क पर पहुंचेंगे। बीजेपी सांसद विनोद सोनकर के पिता को श्रद्धांजलि देंगे। विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। धर्मनगरी में दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ। नवरात्रि से पहले तैयारियों का जायजा भी लेंगे। तो देखिए अब आप समझ सकते हैं कि फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं। एक तरफ अभी श्राद्ध, उसके बाद नवरात्रि, दशहरा, दुर्गा पूजा, रामलीला, दीपावली। तो अब आप समझ सकते हैं कि सिलसिलेवार त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। और नीलेश लगातार बने हमारे साथ में। नीलेश, अधिकारियों के साथ उनकी बैठक है प्रयागराज और उनका मिर्जापुर दौरा है, क्या कुछ खास रहने वाला है इन दौरों के दौरान? देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो वो जमीनी पड़ताल के लिए खुद जाते हैं। ऐसे में अगर आज की हम बात करें तो प्रयागराज और मिर्जापुर का उनका दौरा रहेगा। प्रयागराज जब वो जाएंगे तो भाजपा के जो सांसद है विनोद सोनकर, उनके पिता का निधन हो गया था, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके साथ साथ विंध्यवासिनी कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे, क्योंकि आगामी दिनों में उस कॉरिडोर को और बड़े पैमाने पर शुरू करना है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज और मिर्जापुर का दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि प्रयागराज में बाढ़ के हालात बन गए थे, लोग परेशान हो गए थे, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। ऐसी स्थिति में जब वो प्रयागराज रहेंगे तो प्रयागराज के अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ वो बैठक करेंगे और बैठक के माध्यम से जानने का प्रयास किया जाएगा कि जनता को समुचित व्यवस्थाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर जलभराव हो गया था, उन लोगों को क्या सुविधाएं दी गई हैं सरकार की तरफ से, और जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही, चाहे वो प्रयागराज जनपद के लिए चलाई जा रही हो या मिर्जापुर जनपद के लिए चलाई जा रही हो, वो कितना प्रभावी रूप से जमीन पर लागू की जा रही हैं। उन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 4 बजे यहां से रवाना होंगे और प्रयागराज पहुंचेंगे। प्रयागराज पहुंचने के बाद वो जो विनोद सोनकर हैं उनके पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मिर्जापुर के लिए रवाना हो जाएंगे और मिर्जापुर में जो विंध्यवासिनी कॉरिडोर है उसका निरीक्षण करेंगे, वहां के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। क्योंकि विंध्यवासिनी कॉरिडोर का निरीक्षण इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में, जब वो पूर्वांचल में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा था कि हम पूर्वांचल की जनता को बड़ी सौगात देंगे और ये विंध्यवासिनी कॉरिडोर का जिक्र उनके द्वारा भी किया गया था। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मिर्जापुर में मौजूद रहेंगे तो कहीं ना कहीं उन व्यवस्थाओं को देखेंगे जिसको लागू करने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। नीलेश, आपके पास वापस लौटेंगे। राज बहादुर संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए। राज बहादुर, सीएम योगी के आगमन पर प्रयागराज में क्या तैयारियां चल रही हैं? जैसे कि बता दें, प्रयागराज में आज मुख्यमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में रहेंगे। जो अधिकारी है अलर्ट मूड में है कि डीएम प्रयागराज और एसएसपी शैलेश पांडे ने पूरी छावनी में तब्दील कर दी है। भाजपा के सांसद विनोद सोनकर के पिता के निधन के आज प्रगति में यहाँ शामिल होंगे, जो कि मुख्यमंत्री का 2 घंटे का प्रोग्राम है। जी
सीएमयू के आगमन को लेकर अधिकारियों में कितनी उत्सुकता है, क्योंकि आमतौर पर जब जब सीएमयू का दौरा होता है तब हाथ पैर फूलने लगते हैं अधिकारियों के। इस बार भी वही सिचुएशन है या फिर उत्सुकता है क्योंकि तैयारियां पहले से ही पूरी हो चुकी हैं? जैसे कि बता दें, कल ही शैलेश पांडे ने ये सारे अधिकारियों को मीटिंग ली थी। प्रयागराज डीएम भी मौजूद थे, जो कि 36 पुलिस फोर्स तैनात हुए हैं। एक भी परिसर पर नहीं मार पाएगा, जो कि काफी बड़े अफसर लगाए हुए हैं, आईपीएस लेवल के अफसर लगाए हुए हैं, डीओ स्तर के अफसर लगाए हुए हैं, जो कि पूरी छवि में तब्दील है। 2 घंटे का प्रोग्राम है। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम करने के बाद कुछ अधिकारियों से मीटिंग भी लेंगे। जो प्रयागराज में क्षेत्र में से छठवानी हुई थी, उसके लिए भी चर्चा करेंगे। जी रामलाल हमारे साथ मिर्जापुर से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रामलाल, मिर्जापुर में सीएमयू के क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे और क्या कुछ तैयारियां हैं उनके आगमन को लेकर? सबसे पहले ये हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन ये यहाँ पर लैंड करेंगे। इनका पूरा 1 घंटा का कार्यक्रम है। सबसे पहले जैसे ही हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन से उतरेंगे, कार के द्वारा माँ विंध्यवासिनी मंदिर में आएंगे। माँ विंध्यवासिनी मंदिर से दर्शन पूजन करेंगे। उसके उपरांत विंध्य कॉरिडोर, जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा करेंगे, निरीक्षण करेंगे। उसके बाद ये निरीक्षण करने के बाद सीधे जाएंगे मंडलायुक्त कार्यालय, जहाँ पर अन्य कार्यों जनपद के तीनों जनपदों की कार्य की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। चलो ठीक है रामलाल, आपका शुक्रिया। नीलेश आप बने रहिएगा हमारे साथ में। आगे बढ़ेंगे, खबर लखनऊ से है। पीएफआई से जुड़ा अहमद शेख गिरफ्तार हुआ है। देश विरोधी गतिविधियों में हुई गिरफ्तारी। मदेगंज थाने के पक्कागंज से गिरफ्तारी हुई है। तमाम संदिग्ध दस्तावेज और लैपटॉप बरामद हुए हैं। पीएफआई से जुड़ा हुआ अहमद शेख भी अरेस्ट हुआ है। नीलेश लगातार बने। नीलेश, पीएफआई पर एक्शन लगातार जारी है। लखनऊ में छापेमारी में इससे पहले भी गिरफ्तारी हुई और अब फिर से एक और गिरफ्तारी। देखिए पूजा, बिल्कुल देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है एनआईए की तरफ से। जितने भी ऐसे संदिग्ध लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके जो खिलाफ साक्ष्य हैं वो इकट्ठा करने के बाद एनआईए, एसटीएफ और एटीएस, उसके साथ साथ ईडी की टीमें छापेमारी कर रही हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें तो कल एसटीएफ को भी एक ऐसी सफलता मिली है जहां पर लखनऊ का जो मतेगंज इलाका है वहां से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। अहमद बेग नदवी को हिरासत में लिया गया है। अहमद बेग नदवी की अगर हम बात करें तो सीएनआरसी के दंगे के समय भी इसका नाम निकलकर सामने आया था। उसके अलावा इसने यूट्यूब चैनलों के माध्यम से जो मुस्लिम युवक हैं उनको बरगलाने का काम इसके द्वारा निरंतर किया जा रहा था। मतांतरण का काम इसके द्वारा किया जा रहा था। उसके अलावा जो खाड़ी देश हैं उसका दौरा भी कई बार इसके द्वारा इसलिए किया गया ताकि पीएफआई के लिए फंड जुटाया जा सके। कल जब एसटीएफ ने अहमद बेग नदवी को गिरफ्तार किया है तो कहीं ना कहीं गिरफ्तार करने के बाद जब उसके पास से लैपटॉप, साथ ही साथ पेन ड्राइव और तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इससे बरामद किए हैं, उन डिवाइसों से तमाम ऐसे वीडियो बरामद हुए हैं जो कट्टरपंथ की ओर इशारा करते हैं। साथ ही साथ तमाम नौजवानों को बरगलाने के लिए जो इसने वीडियो तैयार किए थे। और आगामी 2047 की अगर हम बात करें तो अहमद बेग नदवी 2047 तक उत्तर प्रदेश को मुस्लिम प्रदेश के रूप में देखना चाहता था। उसके लिए वो रूपरेखा तैयार कर चुका था। यूट्यूब चैनल उसने बाकायदा बनाया था जिसमें जो है कट्टरपंथ की वो शिक्षा दे रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ सालों पहले तक वो नदवा कॉलेज में पढ़ाई और प्रोफेसर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति राजधानी के मदेगंज इलाके से गिरफ्तार होता है, जो पहले हुसैनगंज थाना क्षेत्र में आता था, अब वो वहाँ थाना क्षेत्र का विस्तार हुआ तो मदेगंज इलाका लगने लगा है। ऐसी स्थिति में पक्के पुल के पास से किराए के मकान से इस तरीके का कोई संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार होता है जिसके मंसूबे साफ थे कि उत्तर प्रदेश को कैसे दहलाना है, कैसे युवाओं को पीएफआई के साथ जोड़ना है, कैसे युवाओं को फंड की व्यवस्था कराना है। बाकायदा फंडिंग के लिए वो तमाम खाड़ी देश, चाहे वो ओमान हो, सऊदी अरब हो, इस तरीके के तमाम देशों में वो यात्रा कर चुका था और वहाँ से फंड जुटाने के बाद युवाओं के ऊपर खर्चा किया जा रहा था ताकि युवाओं को कट्टरपंथ की शिक्षा दी जा सके और उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में उनको भेजकर जो आंतरिक गतिविधियां हैं उनको खराब करने का प्रयास किया जा सके। हालांकि एसटीएफ ने उनको गिरफ्तार किया है और इनसे जब पूछताछ होगी तो पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि और कितने ऐसे लोग हैं जो राजधानी के अंदर रहकर जो है देश विरोधी गतिविधियां संचालित करने की ओर अग्रसर थे। कहीं ना कहीं उनके भी नाम निकलकर सामने आएंगे लगातार, क्योंकि देखिए इसके जो और कनेक्शन हैं उनका भी पता लगाया जा रहा है। नीलेश बने रहिए हमारे साथ में, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आप देख रहे हैं किस तरीके से पीएफआई पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। देश भर में 15 राज्यों के अंदर अब तक छापेमारी में 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लखनऊ से एक और गिरफ्तारी हुई है। आगे बढ़ेंगे। न्यूज़ वन इंडिया पर इमाम संगठन के प्रमुख डॉक्टर उमैर अहमद इलियासी ने खास बातचीत की है।
इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए चीफ इमाम ऑफ इंडिया इमाम उमर अहमद इलियासी साहब हैं। सर, कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने आपसे मुलाकात की, वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे, क्या कुछ चर्चाएं हुई? देखिए, चर्चाएं तो ये है, एक मिलन था और ये एक मिलन दो दिलों का मिलन है, ये दो कम्युनिटी का मिलन है। ये मुझे लगता है कि इस मिलन से ये पैगाम मोहब्बत का जो पैगाम निकला है ये है। असल में मेरा ये पारिवारिक निमंत्रण पर उन्होंने मैंने दावत दी थी, तो मेरे इस पारिवारिक निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया, यहाँ पर आए। उसके बाद मेरा एक बहुत बड़ा मदरसा है 1948 का दिल्ली में आज़ाद मार्केट में, जिसमें 300 बच्चे पढ़ते हैं। उस मदरसे का भी मैंने निमंत्रण दिया, उन्होंने स्वीकार किया। उस मदरसे में भी गए जिसमें 300 बच्चे हैं। बच्चों के साथ 2 घंटा उन्होंने अपना समय व्यतीत किया, बच्चों के साथ वार्तालाप की। उसके साथ मेरे साथ यहाँ मस्जिद में 1.5 घंटा रहे। ये बहुत ऐतिहासिक बात इसलिए है और खुशी की बात इसलिए है क्योंकि वो पहली मर्तबा किसी मस्जिद में आए हैं और पहली मर्तबा किसी मदरसे में गए हैं। हमारा मानना यह है कि हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो धर्म है ना, वो सबसे पहले इंसान और फिर इंसानियत का है। और भारत में रहते हैं हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। आप मोहन भागवत जी के व्यक्तित्व को किस तरीके से देखते हैं? मैंने उनका जो व्यक्तित्व है, मैंने कल ऐलान कर दिया है, इमाम हाउस पर आने के बाद चीफ इमाम होने के नाते मैंने उनको जो लक़ब दिया है, मेरी निगाह में, मेरे भाव से उनको मैंने राष्ट्रपिता कहा है। आज वो देश के राष्ट्रपिता हैं और राष्ट्र ऋषि हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए खुशी की बात है कि इमाम हाउस पर और मदरसे के अंदर हमारे पास आए हमारे राष्ट्रपिता। हमारे लिए ये गौरव की बात है, देश के लिए गौरव की बात है। मुझे लगता है कि ये जो 2 दिलों का मिलन है, ये 2 दिलों का मिलन ना रह के ये 2 कम्युनिटी का मिलन होगा और ये देश का मिलन होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपस में प्यार मोहब्बत का ये संदेश जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इमाम उमर अहमद इलियासी साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मोहन भागवत जी से निश्चित तौर पे मुलाकात हुई और सकारात्मक तौर पे बातचीत हुई और जो पीएफआई पे कार्रवाई चल रही है, देश विरोधी गतिविधियों में जो भी सम्मिलित हो रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जांच एजेंसियां जो कर रही है वो सही कर रही है। अगर कार्रवाई किसी पुख्ता आधार पर कर रही है तो। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वही अहमद इलियासी हैं, जैसा अभी उन्होंने दोहराया भी कि उन्होंने राष्ट्रपिता अपनी तरफ से मान लिया है आरएसएस प्रमुख को और राष्ट्र ऋषि का भी वो दर्जा उनको दे रहे हैं और कहते हैं कि दिल मिल रहे हैं तो कम्युनिटी भी मिलेंगी, देश में सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन आगे भी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।